सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री रूम लर्न अड्डा। तो आज यहाँ पे हम क्या है ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर, फोर्स एंड थ्रस्ट के बारे में। ये क्या सारी चीजें होती हैं। बहुत प्रेशर हमारे ऊपर, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। हम लोग कहते हैं ना हमारे ऊपर बहुत प्रेशर, बहुत पढ़ाई करनी है। तो प्रेशर का मतलब होता क्या एक्चुअली है, ये साइंटिफिक भाषा में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एज अ साइंस में प्रेशर को क्या समझा जाता है, प्रेशर यानी लोड को समझा जाता है कि नहीं। आपके ऊपर जैसे हम लोग कहते हैं हमारे ऊपर बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, हमारे ऊपर बहुत काम का प्रेशर है, यानी प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एज अ लोड की तरह होता है। जो आपको लगता है कि यस मेरे ऊपर इतना लोड है, इतना प्रेशर है, मुझे इतना सारा काम करना है, तो जितना काम उतना ज्यादा प्रेशर, यही समझते हो ना आप। यहाँ पे क्या होता है प्रेशर का मतलब, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास थ्रस्ट, एक टॉपिक है प्रेशर। ठीक, यहाँ पे पहले इन दोनों छोटी चीज है, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स क्या होता है, शायद आप पहली बार इसका नाम भी सुन रहे होंगे, बायोन्सी, बायोएंट फोर्स, राइट। देखिए प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग, प्रेशर भी एक फोर्स की तरह होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब कि समझ लीजिए ये एक एरिया है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, जितनी बड़ी एरिया, उस एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एक यूनिट एरिया बोलते हैं। 1 बाई 1 सेंटीमीटर का अगर मेरे पास, यानी कि मेरे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये 1 इधर, इसके लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कहेंगे, 1 यूनिट एरिया कहेंगे इसको। या फिर मैं इसको मान लूं 1 मीटर और लेंथ को भी 1 मीटर, ब्रेथ को भी 1 मीटर, इसको भी कहेंगे 1 यूनिट एरिया। ठीक, तो यह कि 1 यूनिट एरिया इसी को कहते हैं। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट जैसे आपका होता है लेंथ का एसआई यूनिट होती है मीटर, वैसे ही प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक, आपका यहाँ पे एसआई यूनिट होता है पास्कल या फिर पीए लिख सकते हो आप उसको। ये होता है इसका न्यूटन का जैसे आप लिखते हो एन, वैसे ही पास्कल होता है पीए। ठीक, अब यहाँ पे प्रेशर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। वो दो फैक्टर्स क्या है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। वो दो फैक्टर्स हैं फोर्स अप्लाइड, कैसे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एंड एरिया ओवर व्हिच फोर्स अप्लाइज, किस एरिया पे आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है। जैसे मेरे पास दो ब्लॉक हैं सेम लेंथ के, सेम ब्रेथ के। ठीक, देखिए यहाँ पे ये एरिया जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट जहां पे लार्ज एरिया है। ठीक, तो लार्ज एरिया, जहां पे लार्ज एरिया होगी वहां पे स्मॉल प्रेशर लगेगा। यही होता है कि जैसे मैं अपने इस हाथ से मैं इस बोर्ड के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करूं, ठीक, तो पेनिट्रेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी लार्ज सरफेस एरिया है। ठीक, और लार्ज सरफेस एरिया जहां पे होती है, जहां पे लगता है वहां पे लेस प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, लेस प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर मैं वही एक पॉइंटेड नेल से लेके हैमर से इसको मारूं, अंदर पेनिट्रेट करूं, तो पेनिट्रेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया है नेल के अपवर्ड पॉइंटेड, जैसे यहाँ पे पॉइंटेड एरिया होगी उसकी, तो पॉइंटेड एरिया क्या रहती है, उसकी स्मॉल एरिया रहती है। और स्मॉल एरिया जब कांटेक्ट में रहती है सरफेस एरिया से, तो लार्ज प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। क्या होती है, लार्ज प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे आप एक हाथी को देख लो, हाथी जमीन पे कम प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसका जो लेग रहता है वो ब्रॉड रहता है। क्या, ब्रॉड रहता है। बट एक लेडी, कोई एक वुमेन जो एक हाई हिल बनी हुई है, पॉइंटेड हिल्स बनी हुई है, तो पॉइंटेड हिल क्या करती है, वो पॉइंटेड रहती है, स्मॉल एरिया रहती है, वो अर्थ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसलिए जो भी आपको नेल्स दिखेंगे, कोई भी ब्रॉडर नेल्स नहीं दिखेगा, इस तरह ब्रॉडर नेल्स नहीं रहेगा, उसका हमेशा इस तरह पॉइंटेड नेल्स रहता है, ताकि वो इजीली पेनिट्रेट कर जाए वॉल के अंदर, क्योंकि इट क्रिएट मोर प्रेशर। ठीक, यही रीजन है। और यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक में छोटा सा यहाँ पे स्मॉल है, जहाँ पे फोर्स कांटेक्ट में है आपके, ठीक है, जहाँ पे आप लोग फोर्स लगा रहे हो वहां पे स्मॉल एरिया प्रेशर लग रहा है और लार्ज प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर ऑन इट्स सरफेस, जैसे ये बॉडी ले लिया, अब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं इसके थ्रू, मान लो क्या है, परपेंडिकुलर इस बॉडी के थ्रू, इस बोर्ड के थ्रू, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसको थ्रस्ट कहेंगे। और थ्रस्ट का मीनिंग भी फोर्स के जैसे ही इक्वल होता है। जैसे फोर्स का यूनिट होती है न्यूटन, वैसे ही थ्रस्ट भी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। थ्रस्ट और फोर्स के बीच में, दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, यहाँ पे दोनों यूज कर लो, थ्रस्ट या फिर फोर्स, दोनों का मतलब एक ही निकलने वाला है, और एसआई यूनिट भी दोनों की सेम है, राइट। तो यहीं पे वो सब चीजें मैंने लिखी है।
Force and thrust are used in the same sense, right? And SI unit of thrust is Newton, जैसे मैंने बताया है। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं? फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एंड थ्रस्ट यानी कि दोनों एज अ सेम आप ले सकते हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं प्रेशर के, कि प्रेशर यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, लार्ज एरिया स्मॉल एरिया, इनका कहाँ हमारे डेली लाइफ में यूज है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप जब भी बैग अपने टांगते होगे अपने कंधों पे, है कि नहीं, तो बैग क्या होती है, उनकी स्ट्रिप्स क्या होती हैं? पतली होती हैं या फिर ब्रॉडर होती हैं, चौड़ी होती हैं? चौड़ी स्ट्रिप्स होती है ना। वो स्ट्रिप्स चौड़ी क्यों होती है? बिकॉज टू क्रिएट लेस प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स। वो ब्रॉडर इसलिए होती है ताकि जब ब्रॉड रहेगी, लार्ज एरिया रहेगी, तो प्रेशर जो लगने वाला रहेगा आपके बैग का वेट रहता है कि बुक्स कॉपी रख रहे हैं तो उसका कुछ वेट होता है ना, तो वेट आपको नीचे पुल करेगी। पतली होती तो आपको दर्द करने लगता, राइट। और ब्रॉडर रहने की वजह से क्या होता है? लार्ज एरिया यानी स्मॉल प्रेशर लगता है। सेम रीजन आपका रहता है ब्रॉडर ट्रैक्टर एंड ट्रक टायर्स में, है कि नहीं। ट्रैक्टर के टायर और ट्रक के टायर देखोगे कितने ब्रॉडर रहते हैं। क्यों? जो भी टायर्स आप देखते हो थोड़े से ब्रॉडर रहते हैं। क्यों? वो इसलिए रहते हैं क्योंकि लार्ज एरिया उनकी कवर होती है, ठीक। लार्ज एरिया रहती है उन ट्रैक्टर की टायर्स की, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर रहता है ट्रक का या फिर ट्रैक्टर का, जो फोर्स लग रहा होता है उनको, जैसे उनके वेट की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपका स्मॉल प्रेशर रखता है, ठीक, जिसकी वजह से चलने में आसानी होती है। अदरवाइज अगर पतला टायर ले लेंगे तो पतले टायर की वजह से क्या होगा, आपका वहां पे मूव करेगा नहीं, पहले बात तो टायर ट्रैक्टर मूव या फिर ट्रक मूव करेगा नहीं, और लार्ज एरिया क्या कहते हैं, लार्ज स्मॉल एरिया रहेगी तो लार्ज प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जमीन में धंस जाएगा आपका टायर, राइट। जैसे अगर आप रेत में जाएं, रेगिस्तान में जाएं, या फिर आप चले जाएं बर्फीली जगह पे, जैसे जम्मू कश्मीर चले जाएं जहां बर्फ पड़ रही हो, अगर आप अपने नॉर्मल स्लीपर्स या फिर नॉर्मल शूज पहने रहो, नॉर्मल स्लीपर शूज पहने हो, तो आप वहां पे अंदर धंस जाओगे उसके रेत में, या फिर आप बर्फ में अंदर घुस जाओगे। लेकिन वहीं पे जब आपके जो स्पेशल शूज दिए जाते हैं वहां पे पहनने के लिए, थोड़े से ब्रॉडर शूज होते हैं, उन ब्रॉडर शूज को जब आप पहन के चलोगे आप इजीली उस पे चल पाते हो। क्यों चल पाते हो? क्योंकि लार्ज एरिया मतलब स्मॉल प्रेशर, तो ज्यादा आप वहां पे प्रेशर आपका नहीं लगता है लार्ज एरिया की वजह से, जिसका शूज है जो ब्रॉड शूज होता है उनकी वजह से लार्ज एक सरफेस एरिया होती है, और लार्ज सरफेस एरिया मतलब कि लेस प्रेशर, है कि नहीं। वही रीजन होता है। आप यहाँ पे आपका शार्प नाइफ में देख लीजिए, शार्प नाइफ क्यों होती है? क्योंकि आपको कट करना होता है। अभी मैं इस मार्कर से चाहूं कट करने के लिए अपना हाथ, तो नहीं कट होगा, कितनी भी मैं ज्यादा फोर्स लगा लूं। बट वहीं पे अगर मैं शार्प पॉइंटेड नाइफ लूं और उसको हल्का से इससे टच कराऊं अपने हाथ पे, तो मेरा हाथ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्मॉल एरिया है। स्मॉल एरिया मतलब कि लार्ज प्रेशर, और लार्ज प्रेशर जहां पे भी रहेगा, हल्का सा भी उसमें फोर्स लगाओगे तुरंत आपका हाथ काट देगा। वही काम ब्लेड भी शार्प, क्यों शार्प ब्लेड होते हैं? इसी वजह से होते हैं, स्मॉल एरिया एंड लार्ज प्रेशर। अब देखिए ये सारी तो चीजें मैंने बता दी आपको, हाई हिल्स का भी एग्जांपल दे दिया, और पॉइंटेड हिल्स जो होती है, और लार्ज स्मॉल एरिया लार्ज प्रेशर। एलिफेंट का जो लेग होता है ब्रॉड होता है, लार्ज सरफेस एरिया मतलब लेस प्रेशर, लार्ज सरफेस एरिया लेस प्रेशर, एंड लेस सरफेस एरिया मोर प्रेशर। सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉयंट फोर्स बारे में पढ़ते हैं। बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी होती क्या है? देखिए, बॉयंट फोर्स, राइट, या फिर बॉयंसी उसको बोल दीजिए। ये होता क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी। यानी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स व्हिच आर मूवेबल दे आर कॉल्ड द फ्लूइड्स, लाइक एयर मूवेबल है कि नहीं, इसको फ्लूइड कहते हैं। गैसेस आपके हो गए एयर गैसेस, ये आपके मूवेबल होते हैं तो इनको फ्लूइड्स कहते हैं। आपके लिक्विड्स हो गए, लिक्विड्स भी तो आपके मूवेबल होते हैं। पानी को जमीन पे गिरा दीजिए, वो एक जगह स्टिक नहीं रहता है कि नहीं। जैसे आप मैंने मार्कर के गिराया अपने हैंड पे, तो यहीं पे रह गया। अब मैं पानी गिराऊंगा, पानी क्या करेगा? वो मूव कर जाएगा, वो अपना रास्ता खुद बना के नीचे गिरने लगेगा, आसपास जाने लगेगा, बहने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। वाटर को भी, यानी लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको फ्लूइड्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? फ्लूइड्स क्या करते हैं? वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, राइट। तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से क्या होता है? वो बॉयंसी फोर्स कहलाती है, जो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे आप आप देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने घर पे, कि आप एक मग लेते हो, बाल्टी में पानी भरा रहता है, बकेट में, ठीक, बकेट में पानी भरा रहता है, और आप मग लेते हो या फिर ग्लास लेते हो। अब ये ग्लास आपका हो गया यहाँ पे, ठीक, दिस इज योर ग्लास। अब इसको आप एक खाली है, वैकेंट है, वैकेंट ग्लास,
अब इसको क्या करते हो आप, इसको इसी तरफ पुश करते हो नीचे की तरफ, है कि नहीं, इसको पुश करते हो नीचे की तरफ, तो आपको एक फोर्स प्रेशर यानी प्रेशर महसूस होता है, एक फोर्स लगता है हल्का सा उसको आप प्रेस करने के लिए, ठीक। तो जैसे जैसे इसको आप अंदर दबाते हो वैसे वैसे इसका फोर्स इंक्रीज होते हुए चला जाता है। और कब ये ग्लास डूबता है इसके अंदर, जब इसके अंदर पानी भर जाता है। एक ग्लास कब डूबता है, जब इसके अंदर पानी भर जाता है। अदरवाइज आप हल्का से इसको अंदर डालो, हल्का सा प्रेशर, और थोड़ा सा इसको डालोगे, इमर्स करोगे, और ज्यादा प्रेशर, और जब एकदम यहां तक पानी आ जाता है, यहां तक इसको भर दोगे, यहां से पानी जैसे इसके जस्ट इसमें अंदर पानी भरने वाला है तब मैक्सिमम फोर्स होता है, और जैसे पानी इसके अंदर जाने लगता है तैसे ये डूबने लगता है, ठीक। तो ये हो गया जो फोर्स लगता है इसके अंदर, पानी के अंदर, उसको बॉयंसी फोर्स या फिर बॉइंट फोर्स कहते हैं। या फिर आप कोई एक लार्ज सरफेस एरिया, जैसे आप पतंग ले लो, पतंग हवा में क्यों उड़ता है, क्योंकि एयर उसको ऊपर ले जाती है। एयर कैसे ऊपर ले जाती है, एयर भी पतंग के ऊपर क्या आता है, काइट टाइप का हो गया, राइट, ये काइट टाइप का हो गया। काइट के ऊपर क्यों यहाँ पे फोर्स लगता है, क्योंकि काइट के भी ऊपर यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बॉयंट फोर्स कहते हैं, राइट। इसी को बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी कहते हैं। इसी वजह से आपका काइट हवा में उड़ता है। और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स करते हैं, मग हो गया, ग्लास हो गया, एम्प्टी बॉटल या फिर एम्प्टी मग, जब आप उसको इमर्स करते हो पानी के अंदर, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा, राइट। तो ये एग्जांपल्स हो गए इसके। अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यूज्ड, जैसे कि आपका देख लीजिए ग्राउंड ऑयल जो हो गया, या फिर कोई भी ऑयल हो गया, उसकी यहाँ पे ऑयल लिखता हूं मैं, ऑयल की यहाँ पे क्या कहते हैं कि डेंसिटी कम होती है वाटर से, और फिर वाटर की डेंसिटी कम होती है ग्लिसरीन से, राइट। ग्लिसरीन एक मटेरियल होता है। तो अब देख लीजिए ऑयल सबसे कम डेंसिटी होती है, उससे ज्यादा वाटर की, उससे ज्यादा ग्लिसरीन की, यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा बॉयंसी फोर्स किसमें आपको मिलेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें बॉयंट फोर्स ज्यादा रहेगा, यानी सबसे ज्यादा बॉयंट फोर्स किसमें लगेगा, ग्लिसरीन में लगेगा, फिर उससे कम वाटर में लगेगा, फिर उससे कम ऑयल लगेगा, यानी कि सबसे कम बॉयंसी किसमें लगेगा, वो आपका ऑयल में लगेगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली किसमें इमर्स हो जाएगा, ऑयल में जल्दी इमर्स हो जाएगा कंपेयर टू द ग्लिसरीन में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा उसको डुबाने में, है कि नहीं। सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिपेंड करता है। अब एक दूसरा क्या है, दूसरा रीजन है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, मतलब कि जो मैं इस ग्लास के इस बकेट के अंदर इमर्स करने वाला हूं, यहाँ पानी भरा है, अब जो मैं यहाँ पे एक ग्लास हो गया यहाँ पे आपका, ठीक, ये ग्लास हो गया एम्प्टी ग्लास, या फिर आपका यहाँ पे एक बलून हो गया, एक बॉल हो गया, या फिर मैं एक मग यहाँ पे इमर्स करने वाला हूँ, राइट, या फिर एक कोन में यहाँ पे इमर्स करने वाला हूँ। क्या मैं इमर्स कर रहा हूँ, इनकी वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, ठीक। बॉयंसी किस पे डिपेंड करता है, फिर वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अब ये जरूरी नहीं कि उसकी मटेरियल पे डिपेंड करे, किस मटेरियल का बना हुआ है इससे मतलब नहीं है, ये पत्थर का है कि लकड़ी का है कि लोहे का है, आई डोंट केयर एनीथिंग, यहाँ पे नहीं लिखा है। दो के चीज के ऊपर फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक डेंसिटी के ऊपर मैंने दिखा दिया, और दूसरा डिपेंड करता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग इमर्स्ड इन द फ्लूइड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए कॉज ऑफ बॉयंट फोर्स क्या है, कैसे बॉयंट फोर्स लगता है, क्यों लगता है। देखिए यहाँ पे आपका जो बकेट हो गया, ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे चारों तरफ से फोर्स लगता है। जब तक मेरा पे यहाँ पे ग्लास मेरा आधा भरा नीचे है पानी के अंदर और आधा ग्लास मेरा ऊपर है, तो क्या होगा, इतने एरिया के ऊपर नीचे से फोर्स लगता है, ठीक। ये नीचे से क्या लगता है, फोर्स लगता है यहाँ पे, और साइड से भी फोर्स लगता है, ठीक। अब जैसे जैसे इसको नीचे हम लोग करते चले जाते हैं, तैसे तैसे हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है। एज वी गो डीप इन द वाटर द प्रेशर और द बॉयंसी फोर्स इंक्रीजेस। जैसे आप नदी ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तैसे तैसे ही हमारा फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड या फिर लिक्विड इज इंक्रीजेस, ठीक ना। जब तक आप ऊपर रहोगे तब तक कम फोर्स लगेगा, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ग्लास ले लिया आपने या फिर मग ले लिया, जब तक वो हल्का सा पार्ट अंदर रहेगा कम फोर्स लगेगा, जैसे जैसे आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करोगे तैसे तैसे वो नीचे जाएगा और वैसे वैसे ही आपका ज्यादा फोर्स लगेगा। और
जैसे ही पानी इसके अंदर भरने लगेगा तैसे आपका फोर्स लगाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी आने लगेगा, इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियर डायग्राम में दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे लिक्विड भरा है, अब यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मेरा इमर्ज हो गया वाटर के अंदर, ठीक। ये ब्लॉक मेरा पूरा इमर्ज हो गया। अब क्या होगा इसके ऊपर, इस तरफ से चारों तरफ से फोर्स लगेगा, ठीक। फोर्स ये भी कर लीजिए, बॉयंट फोर्स लगेगा। ये बॉयंट फोर्स ही कॉज होता है बॉयंसी के लिए। जो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से आपका फोर्स लग रहा है, यही कॉज होता है टू कॉज द बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी। बॉयंसी के लिए, बॉयंट फोर्स के लिए ये होता है जो चारों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर लगता है, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसका फोर्स इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, ग्रीक साइंटिस्ट हैं, एक बहुत ही बड़े खोजी थे, है कि नहीं। हमेशा ये हर एक चीजों में नई नई चीजें खोजने का, उसमें साइंस लगाने का अपना एक नजरिया रखते थे, जिसको वजह से बहुत फेमस थे। और इनका एक प्रिंसिपल था, बहुत फेमस हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी वजह से हम लोग जो करते हैं आज किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी वॉल्यूम का हम लोग अगर चाहें तो उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे आप एक एप्पल का वॉल्यूम निकाल पाओगे, कोई इसका परफेक्ट शेप नहीं होता है। हम लोग एक परफेक्ट शेप का ही, परफेक्ट पॉलीगन का ही हम लोग वॉल्यूम निकाल पाते हैं, क्योंकि उनका एक परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। बट एक शेप का, एक चेयर का, एक किसी अजीब-गरीब पॉलीगन का, कोई भी अजीब-गरीब जैसे एक ट्री का, आप कैसे निकाल पाओगे उसका वेट क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो उसी के लिए इन्होंने दिया अपना प्रिंसिपल, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल स्टेट कैसे किया गया है। देखिए, when an object is completely or partially immersed in a liquid, it experiences the buoyant force of upthrust. buoyant force को upthrust भी आप बोल सकते हो, which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. यानी कि buoyant force acting on an object equal to weight of liquid displaced by the object. यानी कि बोलने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे एक थाली ले लीजिए, ठीक। इसके अंदर एक ग्लास रखिए, ग्लास को पूरा पानी से भर दीजिए, ठीक। पूरा पानी से अपने ग्लास को भर दिया है। अब क्या करोगे, आप एप्पल लोगे, ठीक। यू विल टेक एप्पल, ये आपका एप्पल हो गया, ठीक। एप्पल क्या करोगे, इसमें इमर्स करवाओगे आप, ठीक। एप्पल को यहाँ पे आपने क्या किया, इमर्स करवा दिया। तो अब ये आपका एप्पल हो गया, राइट। अब यहां से जब पूरा पानी भरा हुआ है ग्लास का, अब इसमें आप एप्पल डाल रहे हो तो पानी यहां से गिरेगा नहीं, पानी यहां से ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक। तो आप हमको निकालना क्या, यहाँ पे कितना बॉयंट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, कितना बॉयंट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, हमको यही निकालना है। वो कैसे निकालोगे, या तो निकाल नहीं पाओगे। तो इसके ऊपर लगने वाला बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द, जो पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ है, जो पानी यहां से डिस्प्लेस होके इस थाली में आके गिरा है, जो इसका वेट होगा, ठीक। इस पानी का जो वेट होगा, जो वॉल्यूम होगा, वही बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। तो बोला जा रहा है बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द एप्पल। ये कहने का मतलब है जो यहां से लिक्विड डिस्प्लेस होगा और जो वेट यहां पे पानी का रहेगा, जो वेट पानी का यहां पे रहेगा, वही वेट इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल। यही आपको समझना है, खाली जो फोर्स लग रहा है एप्पल के ऊपर वही हमको निकालना है। वो किससे इक्वल हुआ, the buoyant force acting on the apple is equal to the water displaced by the apple। जो पानी यहाँ से गिरा है उसी के वेट, जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जो डिस्प्लेस होकर नीचे गिरा है वही पानी है, जो इसका वेट होगा वही एप्पल के लगने वाले, एप्पल पे लगने वाले buoyant force के इक्वल होगा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन है यहाँ पे देके रखे हुआ है। तो क्या है, पहला एप्लीकेशन कि फॉर डिटरमाइनिंग द relative velocity, relative density, for determining the relative density। उसके बाद हाइड्रोमीटर्स फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। हाइड्रोमीटर्स किस लिए होते हैं, हाइड्रोमीटर्स यूज होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। फिर लेक्टोमीटर यूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, एंड यूज्ड फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स एंड सबमरीन्स जो बनते हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बनते हैं। सो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया। उसका हम लोग बॉयंट फोर्स कैसे निकालेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे निकलता है, जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसी का वेट के इक्वल हमारा बॉयंट फोर्स एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर इमर्ज रहता है। इस चीज को समझने के बाद हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं कैसे और क्यों। देखिए,
आपके पानी के अंदर, जैसे आपने अपने नाव को उतार दिया है कहां पे, पानी के अंदर, समुद्र में या फिर नदी के किनारे, तो वो कैसे तैरता है, हाउ इट फ्लोट। देखिए यहाँ पे पानी के अंदर आपने अपने नाव को उतार दिया है, नाव आपकी कुछ इस टाइप की होती है, राइट। अब इसी के अंदर आप लोग बैठते हैं, ह्यूमंस इसी के अंदर बैठते हैं, राइट। ड्राइंग की इमेज खराब है, एडजस्ट कीजिएगा, राइट। तो ये पानी के अंदर जो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है पानी, जो पानी यहाँ पे जितना पार्ट इसका, देखिए इतना पार्ट इसका सबमर्ज हुआ है, राइट। इतना पार्ट क्यों सबमर्ज हुआ है, क्योंकि इसने अपने वेट के बराबर क्या किया है, यहाँ पे पानी को डिस्प्लेस कर दिया है, अपने वेट के बराबर इसने पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। यानी कि जब आपका वेट, जो आपका वेट है उतना ही वेट का पानी यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाए, यानी तब आप फ्लोट करने लगोगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही कहता है कि जो फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, जो बॉइंट फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, ये बॉइंट फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा है, बॉइंट फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर बॉइंट फोर्स और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। यही बोलता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं यहां पे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये है कि the buoyant force acting on an object is equal to the weight of the liquid displaced by it. Simple. The buoyant force acting on an object is equal to the weight of the liquid displaced by it. This is the principle of flotation. यानी कि एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए ये प्रिंसिपल होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो भी वेट यहाँ पे पानी का वेट डिस्प्लेस हुआ है, this should be equal to the buoyant force, then your object will float. जैसे आप ले लीजिए एक शिप होता है यहाँ पे आपका, ये तो बोट हो गई, शिप आपकी होती है लोहे की, और लोहे का क्या होता है, कॉइन भी होता है, ये कॉइन भी लोहे का ही होता है, ठीक, स्टील का ही होता है। तो ये स्टील क्यों डूब जाती है, शिप क्यों फ्लोट करती है, ये क्यों डूब जाती है कि नहीं, डूब जाती है नीचे पानी में। और शिप जो होता है आपका, शिप लोहे का ही होता है, स्टील आयरन का ही होता है, ये क्यों फ्लोट करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। रीजन ये है, पहली बात तो इसकी सरफेस एरिया कम है, दूसरी बात ये स्टील का है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है हमारा क्या करते हैं कि वाटर से। तो यहाँ पे दो रीजन हो गए, सरफेस एरिया कम है जिसके ऊपर बॉइंट फोर्स कम लगने वाला है, दूसरी बात कि ये स्टील का है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, किससे, पानी से। इसी में दूसरा एग्जांपल लगाया जाता है आयरन नेल का, ठीक, आयरन नेल, राइट, ये भी तो होता है आयरन का, ये भी डूब जाता है। तो शिप लोहे की होती है, स्टील की होती है, ये भी नहीं डूबती है, ये क्यों फ्लोट करती है। यही रीजन है कि जो इसका वेट होता है, क्योंकि शिप का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो जो ये नीचे जितना पानी के अंदर जाती है उतना ही अपने वेट के बराबर ये वेट ऑफ द वाटर को डिस्प्लेस करती है, और वो जितना पानी डिस्प्लेस होता है, वेट ऑफ द वाटर दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट शिप। एंड दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बनता है, रिलेटिव बनता है, रिलेशन बनता है। क्यों, क्योंकि जो वेट डिस्प्लेस हुआ है वाटर का वो इक्वल होता है बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट शिप। इसी वजह से हमारे यहाँ पे ये लोहे स्टील का शिप फ्लोट करता है कि नहीं। वहीं पे कॉइन और यहाँ पे आयरन नेल, ये दोनों की क्या होती है, डूब जाते हैं। आयरन नेल क्योंकि ये उतना पानी डिस्प्लेस नहीं करा पाते हैं जितना इनका वेट होता है, और वो डूब जाते हैं। पहली बात तो सरफेस एरिया कम होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, और यहाँ पे उतने पानी को अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस नहीं करा पाते हैं जितना इनका वेट होना चाहिए, ठीक। और छोटी सरफेस एरिया क्या ही होगी। अगर वहीं पे हम लोग बात कर ले वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो तैरता है कि नहीं। वुड के प्लैंक को फेंक के देखिए पानी में, वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। और यहाँ पे आपका शिप जो गया वो फ्लोट करता है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। यहाँ पे एक पॉइंट और है, सबमरीन्स कैसे अपने आप ऊपर आ जाती हैं, कैसे अपने आप नीचे चली जाती हैं। वो भी तो भाई अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस करती हैं, तो कैसे अब मन चाहे ऊपर आती हैं और खुद से ही चाहे तो नीचे चले जाती हैं। उनके पास बॉयंसी टैंक्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉयंसी टैंक्स होते हैं उनके पास। क्या करते हैं, ये जब उतरते हैं पानी में तो जो इनसे वाटर डिस्प्लेस होता है तो वो तो इक्वल होते हैं, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है और जो बॉयंसी फोर्स उनके ऊपर लग रहा है, तो वो सबमरीन के ऊपर रख रहता है। लेकिन ये बॉयंसी टैंक्स क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने वेट को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही इनका वेट ज्यादा होता है, मोर देन द वेट ऑफ द वाटर गेट बीइंग डिस्प्लेस्ड, तो वहां पे क्या होता है, बॉयंसी फोर्स यहाँ पे घट जाती है। क्यों, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका वेट इतना बढ़ जाता है कि जो इसने पानी डिस्प्लेस किया है, जो वेट ऑफ द वाटर बीइंग डिस्प्लेस्ड,
उससे ज्यादा वेट इसका हो जाता है, इसी वजह से बॉयसेंट फोर्स काम नहीं कर पाती और नीचे गिरने लगता है पानी। इसलिए एक सबमरीन नीचे चली जाती है धीरे धीरे, और जितना पानी अपने अंदर इकट्ठा करती है, जैसे आप पानी पी लीजिए खूब ढेर सारा 1 लीटर 2 लीटर पानी पी लीजिए, आपका वेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने पानी अपने अंदर रख लिया है, भर लिया है। अब पानी नहीं पिए है तो मैं पानी भी नहीं पिया हूं, मैं हल्का हूं, मेरा मान लीजिए 60 केजी वेट है और मैंने 1-2 लीटर पानी पी लिया और मैं एक्स्ट्रा हो जाके स्टोर हो गया, यानी कि मेरा केजी 60 केजी से यहाँ पे 62 केजी दिखाने वाले आएगा, यानी 2 केजी मेरा यहाँ पे वेट 1 केजी 2 केजी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उस तरीके से यहाँ पे समरीज जो होती है, समरीज आपकी इस तरीके से होती है, राइट। तो समरीज क्या करेंगी, ये पानी अपने बॉयसेंट टैंक्स में, यहाँ पे टैंक्स लगे होते हैं, यहाँ पे भर लेती है और इसका वेट बढ़ जाता है, ये नीचे डूबने लगती है, और जब इसको ऊपर आने का होता है तो ऊपर आने के लिए करती है, इन बॉयसेंट टैंक्स को खोल देती है, यहाँ से पानी निकल जाता है, इसका वेट हल्का होता है, ऊपर आ जाती है, तो ऊपर आने पे क्या होता है, एयर फ्लोट करने लगती है, राइट। यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो यहाँ पे दो छोटी टॉपिक बची हैं, एक डेंसिटी, एक रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? डेंसिटी बारे में जानते होंगे, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का। इसकी एसआई यूनिट जो होती है केजी पर क्यूबिक मीटर होती है, केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। और यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू इट्स डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल लो फिर डेंसिटी ऑफ वाटर कर दो। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक, ये होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आपका होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको यहाँ पे मास वॉल्यूम दिया रहेगा, उसके जरिए आप निकाल लोगे तो आपका रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाएगी। इसकी कोई भी असाइनमेंट नहीं होती है क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है, डेंसिटी डेंसिटी से डील कर रहा है, तो डेंसिटी डेंसिटी की दोनों ही यहाँ पे जो रहेगी यूनिट्स कट जाएगी और यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालने के बाद फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जो इस वॉल्यूम जिस भी वॉल्यूम का सब्सटेंस होगा उसी का वॉल्यूम जितना हमारा मास ऑफ वाटर रहेगा, ठीक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी, यानी रिलेटिव डेंसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी, एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी के लिए रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हो और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हो, यानी कि आरडी दिया हो और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हो, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल लोगे आराम से। कैसे? डेंसिटी ऑफ वाटर इधर आप भेजोगे, मल्टीप्लाई होगा रिलेटिव डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। वही मैंने यहां पे लिख रखा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ये तरीके होते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बता दिया, कैसे निकालते हैं वो बता दिया। सो अब हम अगली वीडियो में, लास्ट वीडियो जो होगी हमारी, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं न्यूमेरिकल के, सारे न्यूमेरिकल टॉपिक हम लोग यहाँ पे टच करने वाले हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।